मेरे प्यारे बच्चों, मैं बजरंग ताकड़ आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है बैठक व्यवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। काफ़ी सारे बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या ध्यान रखें और किन गलतियों से बचें, तो उससे कि हम कम समय में सवालों को सोल्व कर पाए। अधिकतर एग्जामों में जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है उसे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे एक ही सवाल से 2 या 3 क्वेश्चन पूछें। ठीक, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई आप क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक बच्चों के साथ जुड़ पाएँ। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल की ओर। देखो, मैं पहला सवाल करवाने से पहले सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ नियम है, मैं एक बार उन नियमों की बात कर लूँ तो कि भी वो नियम क्या क्या है। जैसे कि मैं इन सवाल को छोड़ दो, अभी हम सवाल को भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नियम है, मैं एक बार उनकी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि पहला नियम, तो सीटिंग अरेंजमेंट में मैं कहूँ कि जो पहला नियम है वो है समान दूरी का नियम। समान दूरी का मतलब कैसे कि भी समान दूरी का मतलब मैं कहूँ कोई एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, समान होनी चाहिए। जबकि मैं कहूँ कि एक वृत्ताकार गोले में यदि 6 व्यक्ति या 6 लड़कियाँ या 6 बच्चे बैठे हैं तो इनकी भी दूरी क्या होनी चाहिए, समान। तो इसे कहते हैं समान दूरी का नियम, यानी कि इनकी जो बीच में दूरी है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और हम इनको ऐसे नहीं बिठा सकते। कैसे, देखो जैसे कि ये वृत्ताकार है, 1 2 3 4 और 5 और एक को यहाँ बिठा दे, तो ये कोई समान दूरी का नियम नहीं हुआ। तो हम कहेंगे भी हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, पंक्ति हो चाहे वृत्ताकार भाग हो, दोनों में क्या होना चाहिए, समान दूरी का नियम लगना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान दूरी का नियम लगना चाहिए। अब हम बात करें दूसरे में मैं कहूँ दाएं बाएं का, तो आप पंक्ति के अंदर यदि उत्तर की ओर व्यक्ति देख रहे हैं तो आपको पता है कि भाई आपका जो दायां होगा वही इनका भी क्या होगा, दायां। आपका जो बायां होगा वही इनका भी क्या होगा, बायां। यदि मैं कहूँ कि ये नीचे यानी कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी ओर यानी कि मेरी ओर देख रहे हैं, तो मैं कहूँ इनका जो दायां है वो क्या हो जाएगा, बायां। यानी कि मेरा जो दायां है इनका क्या होगा, बायां, और मेरा जो बायां है इनका क्या हो जाएगा, दायां। ठीक है, इसी चीज़ को हम वृत्ताकार टेबल पर, जैसे कि बच्चे या व्यक्ति या लड़कियां बैठी है, तो उसमें दाएं बाएं का क्या इशू है, तो मैं कहूँ वृत्ताकार टेबल में हमेशा जो घड़ी की दिशा होगी, घड़ी की दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, ये है घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में चलने का मतलब हो जाएगा क्या, बायां। घड़ी की दिशा में चलने का मतलब होता है बायां। और मैं कहूँ घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, ये क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, दायां। क्यों, क्योंकि मैं कहूँ कि भाई जैसे कि वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं, जितने भी जने हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र की, तो मैं इसके बाएं की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका बायां। तो बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। और मैं इसके दाएं की बात करूं यानी कि इसके दाएं की बात करूं तो इसका क्या हो गया, दायां, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये 2 नियम हो गए। आगे मैं बात करूं और तीसरे जो होते 5वें नियम की, तो देखो वो कैसे। तो तीसरा नियम ये कहता है कि आपको किसी भी, जैसे कि 6 जने बैठे हैं, ये 6 जने हैं, ए बी, या अपन ऐसे बात करें कि मैं कहूँ ए बी के बाएं दूसरा है, ए है जो बी के बाएं, किसके बाएं, बी के बाएं। जैसे मैंने बी यहाँ लिख दिया, और बी के बाएं, बाएं का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। और दूसरा, तो ये पहला और दूसरा, ये कौन है, ए है। ऐसे ही कभी सवाल आ जाए वापिस ये। और मैं कहूँ जो सी है, जैसे कि इसी सवाल में देखें या इसमें देखें, जो सी है वो बी के दाएं चौथा है या तीसरा है। मैं कहूँ जो सी है वो बी के दाएं, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा या तीसरा। तीसरे की बात करूँ, तीसरा कौन है, सी है। तो ऐसे आपको दाएं बाएं का नॉलेज होना चाहिए। साथ में 1 2 दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर या तीसरे स्थान पर है, उनका नॉलेज भी होना चाहिए। तो मैं कहूँ बाएं का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ऐसे ही हम चौथे नियम की बात करें तो चौथा नियम क्या कहता है, तो चौथा नियम यह कहता है कि जब कभी भी सवाल के अंदर तथा, किंतु, परंतु
पर, और वगैरह ऐसे जो नाम आए वो हमेशा पहले व्यक्ति के लिए होते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल ए बी के बाएं हैं, ए बी के बाएं हैं तथा सी के दाएं हैं, तथा सी के दाएं हैं। ये जो तथा आया है ये किसके लिए आया है? पहले व्यक्ति के लिए आया। किसके लिए आया? तथा। तथा की जगह और क्या आ सकता है? मैं कहूँ तथा की जगह और, किंतु, परंतु, पर, तो ऐसे नाम आ सकते हैं। लेकिन, तो ऐसे सभी नाम आ सकते हैं इस तथा की जगह। कैसे? मैं कहूँ ए बी के बाएं हैं और सी के दाएं हैं, ए बी के बाएं हैं किंतु सी के दाएं हैं, ए बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं हैं, ए बी के बाएं हैं पर सी के दाएं हैं, ए बी के बाएं हैं लेकिन सी के दाएं हैं। तो तथा की जगह ये सभी नाम आ सकते हैं। और इस तथा का या इन सभी नामों का जो मतलब होगा वो हमेशा किसके लिए होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। किसके लिए होगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बच्चे इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत बेसिक है, कहने का मतलब ये यदि किसी का क्लियर है ये चीज़ें यानी कि ये लैंग्वेज, तो सवाल कोई सा भी उसका गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे मैं कहूँ इसी के अंदर दूसरा एग्जाम्पल, तो वो दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से है, ए बी के बाएं हैं जो सी के दाएं हैं, जो सी के दाएं हैं। तो ये जो शब्द जो आता है ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। तो ये जो शब्द हमेशा किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए। तो ए बी के बाएं हैं जो सी के दाएं हैं, तो ये जो है वो किसके लिए है? बी के लिए। यानी इस जो की जगह आप क्या लिख सकते हो? बी भी लिख सकते हो, बी सी के दाएं हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। ये तथा की जगह आप क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होना जरूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें पांचवें नियम की, तो पांचवा नियम कहता है कनेक्टिविटी का नियम। क्या कहता है? कनेक्टिविटी का नियम। जैसे कि आपका जो सवाल होगा वो कैसे कनेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है। मैं कहूँ जिससे जी का जो संबंध है वो ई से है। किससे है? ई से। यानी जी ई के दाएं या बाएं जहाँ भी बैठा है, हम कह रहे हैं कि सवाल में कुछ इस तरह से दे रखा है। उसके बाद ए बी, बी सी और सी डी, और डी एच और एच जी। तो देखो जी का संबंध ई से दे रखा है, पहली पंक्ति में जी का संबंध ई से दे दिया है। उसके बाद जी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, फिर अंत में जी है। तो आप कहोगे कनेक्टिविटी के हिसाब से पहली पंक्ति के बाद आप डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओगे? छठी पंक्ति में। ठीक है, छठी पंक्ति में, क्योंकि बाकी चीज़ें आप भर नहीं सकते हो। भरोगे तो किस अंदाज में या किस हिसाब से भरोगे वो गलत हो जाएगा। तो मैं कहूँ उसके बाद आपको कनेक्टिविटी के नियम से यहाँ पहुँचना है। उसके बाद आप कहोगे एच से इस एच का संबंध है, फिर इस डी से इस डी का संबंध है, सी से इस सी का संबंध है, बी से इस बी का संबंध है। तो ये कनेक्टिविटी के माध्यम से पूरा सवाल सोल्व होगा। आप डायरेक्ट ये जी से ई तक पहुँचने के बाद ए बी, बी सी ये नहीं पढ़ पाओगे। ये यदि आप पढ़ोगे तो केवल अंदाजे से पढ़ सकते हो, जबकि कनेक्टिविटी का नियम कहता है आप हम कन्फर्म यदि पढ़ना चाहें तो आपको जी से ई यानी कि जी का जो संबंध है, फिर वापस देखे कहीं भी जी या ई नजर आए, तो मैं कहूँ ई तो नजर नहीं आ रहा है लेकिन जी जरूर आ रहा है लास्ट पंक्ति में, तो उसके बाद हम जी के वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर जी से बाकी के सभी का संबंध देखते हुए, संबंध का मतलब दाएं बाएं जहाँ भी आपको बताया गया है वो चीज़। ठीक है, तो हमने पाँचों नियम पढ़ ले हैं। ये पाँचों नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम है समान दूरी का नियम, दूसरा नियम है दाएं बाएं का, घड़ी की दिशा में घड़ी की विपरीत दिशा में, तीसरा कहता है कभी दूसरे या तीसरे स्थान पर या चौथे स्थान पर कहाँ है, दाएं हैं या बाएं हैं वो। और चौथा नियम कहता है तथा, और, किंतु, परंतु, लेकिन, पर वगैरह जो शब्द आते हैं वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं, और जो शब्द आता है जो वह है हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। आगे हम बात करें तो पांचवा नियम कहता है कनेक्टिविटी का नियम, कि आप बिना कनेक्टिविटी के सवाल को नहीं पढ़ सकते। यदि आप भर रहे हो तो केवल अंदाजा है, वो आपका आभास है या आप उसे अंदाजे के हिसाब से भर रहे हो, उसकी श्योरिटी होने के चांस 50-50 है। वो श्योर होगा या नहीं होगा, सही है या नहीं है, उसके 50-50 चांस है। यदि आप कनेक्टिविटी के नियम से भर रहे हो तो उसका 100% चांस होंगे सही होने के। ठीक है, तो हम पहले सवाल की ओर बढ़ गए हैं। तो पहला सवाल कह रहा है 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठी है। 4 लड़कियां हैं और वह फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठी है। पहले तो हम बात करें कि जो लड़कियां होती है वो फोटो, लड़कियां क्या कोई भी इंसान हो फोटो कैसे खिंचवाएगा, फोटोग्राफर के सामने मुँह करके। अधिकतर फोटो हमेशा ऐसे ही खिंचवाया जाता है। तो मैं कहूँ जो ये लड़कियां है ये किधर देख रही होगी, जैसे कि हम मान ले ये क्या है, कैमरा है। क्या है, कैमरा है, यानी कि वो लड़कियां सभी इस दिशा में देख रही होगी।
ठीक है। तो मैं अभी चारों लड़कियों को फिक्स नहीं करूँगा, कभी भी आप लड़कियों को फिक्स कर देते हो तो फिर सवाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कह रहा हूँ एक पंक्ति बना दी, इसमें 4 लड़कियाँ बैठी है और लड़कियों का चेहरा किधर है, कैमरे की ओर है। किधर है, कैमरे की ओर है। फिर मैं कहूँ सीमा रानी के बाईं ओर है, जो सीमा है वो रानी के बाईं ओर है। तो मैं कहूँ जो सीमा है, मान लो ये क्या है, सीमा है, और ये किधर है, ये रानी के बाईं ओर है। मैं कहूँ ये क्या बेटी है, रानी, और रानी के क्या है, बाईं ओर। अब आप कहोगे सर ये तो दायां हुआ, बायां कैसे हुआ। मैं कहूँ इनका जो चेहरा है वो कैमरे की ओर है। जैसे कि मैं अभी सामने जो कैमरा लगा हुआ है उसमें देख रहा हूँ, मेरी फोटो खींची जाए तो मैं कहूँगा ये क्या है, मेरा बायां है। तो इसी प्रकार जो सीमा है वो रानी के कहाँ बेटी है, बाईं ओर, तो ये इसका बायां है। ठीक है, सही बात है, ठीक है। फिर आगे देखो, मेरी रानी के दाईं ओर है, जो मेरी है वो रानी के किधर है, रानी के दाईं ओर है। ये दाईं ओर कौन है, मेरी है। ठीक है, ये मेरी नाम की लड़की है, वो मेरी नहीं है लेकिन मेरी नाम की है। देखो रीता रानी और मेरी के बीच में बैठी है। रीता नाम की कोई लड़की है जो रानी और मेरी के बीच में बैठी है, तो ये रानी है, ये मेरी, इन दोनों के बीच में कौन बैठी है, रीता बैठी है। ठीक है भाई। तो आगे कहा गया आपको फोटो में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है। तो फोटो में बाईं ओर से, ये हो गई फोटो क्लिक, हो गई भाई फोटो क्लिक। अब आप फोटो को देख रहे हो तो फोटो में ये तो आपका क्या हो गया, दायां, और ये क्या हो गया, बायां। भाई आप अपने हिसाब से देखोगे फोटो को, तो ये आपके लिए फोटो है, फोटो में ये दायां और ये बायां। तो बाएं से सेकंड पर्सन कौन है, तो मैं कहूँ बाएं से सेकंड क्या है, रीता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रीता। सही आंसर क्या है, रीता। तो इस आधार पर आप कर सकते हो सवाल। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत सरल सवाल है। बीएसटीसी में ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल सवाल आते हैं। तो इस आधार पर आप इन सवालों को कर सकते हो। तो आपको पहले फिक्स नहीं कर देने हैं, चारों जनों को एक पंक्ति खींचिए, उस पर आप इन रेखाओं के या इन तीर के चिन्हों के माध्यम से सेट कर सकते हो, है ना। आप पहले ही फिक्स कर दोगे 4 जनों के, फिर उनके नाम लिखोगे तो फिर आपका चक्कर पड़ सकता है। भाई उसमें आप मेरी को यहाँ स्पेस छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, आपको क्या पता भाई, वो आपके सवाल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको मैं कह रहा हूँ आपको केवल एक पंक्ति बनानी है, फिर इस आपके हिसाब से भाई जो सीमा है वो रानी के दाईं है, ये रानी और ये सीमा बन गई, ये रानी और ये सीमा बन गई। फिर मैं कहूँ फिर मेरी है भाई, और यहाँ मेरी है। यदि आप पहले यहाँ मेरी लिख दोगे तो फिर मेरी के और रानी के बीच में कोई एक जना और है, तो ऐसे तो 5 जने हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले फिक्स नहीं करना है, पहले आपको क्या करें, एक पंक्ति बना देनी है। फिर आपको जैसे जैसे सवाल कहा जाए उसके हिसाब से इनमें लकीरें खींचनी, जिससे क्या कभी बहुत आसानी से और सरल सवाल हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक सड़क के किनारे एक पंक्ति में 5 बसें MNOPQ। देखो एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें MNOPQ है। बस M सामने और Q पिछले छोर पर है। मैं कहूँ 5 बसें हैं और जो बस M है वो क्या है, सामने है, और Q बस है जो पिछले छोर पर है। जैसे कि मैं कहूँ 5 बसें एक पंक्ति में, तो मैं तो केवल पंक्ति बना रहा हूँ। ठीक है, 5 बसें आप पहले से फिक्स कर दोगे तो आपको क्या पता कि कौन आगे कौन पीछे है। ठीक है, तो मैंने एक पंक्ति बना दी और पंक्ति में आगे आगे जो बस है वो क्या है, M नाम की बस है। क्या है, M नाम की बस है, और सामने है भाई, सामने मेरे लिए वो सामने हो गई, और Q पिछले छोर पर है। तो पीछे पीछे जो बस खड़ी रही होगी वो मेरे हिसाब से क्या है, उसका नाम Q है, क्योंकि Q पिछले छोर पर, ये हमें कहा गया है। फिर देखो N बस M और O के बीच है। तो N बस है जो M और O के बीच है, तो मैं कहूँ M तो ऑलरेडी है मेरे पास। M और O के बीच कौन सी बस है, N बस है, और O आगे के आगे छोर पर है। तो यानी कि इसके नीचे तो मैं बस बनाऊंगा नहीं, इसके ऊपर की बात करें, यहाँ पर एक बस होगी और उस बस का नाम क्या है, जैसे कि O बस है। O बस और M बस के बीच में कौन सी बस है, मैं कहूँ O बस और M बस के बीच N बस है। ये हमें कहा गया है कि N बस M और O के बीच खड़ी है। P बस O और Q के बीच खड़ी है। जो P बस है वो किसके बीच खड़ी है, O और Q के बीच, ये P बस हो गई है। तो कौन सी बस पांचों बसों के बीच में खड़ी है, तो साफ साफ नजर आ रहा है ये 5 बसें हैं, और कौन सी बस बीच में है, तो मैं कहूँ O बस क्या है, पांचों बसों के बीच में है। तो बहुत आसान है सवाल, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति खड़े हैं, तो मैं कहूँ सीढ़ी पर खड़े हैं, तो मान ले जैसे कि
जो सी डी है वो ऐसे मान लेते हैं भाई सी डी है और उस पर खड़े हैं, तो मैं केवल सी डी में नहीं है, अभी सातों जनों को मैंने फिक्स नहीं किया, ए बी सी डी ई एफ और जी, परंतु उसी क्रम में नहीं है, यानी कि जो नाम लिखा हुआ है वो उसी क्रम में नहीं खड़े हैं। आगे हम पढ़ते हैं, ए ई के ऊपर है परंतु सी के नीचे है। ए है जो ई के तो क्या है ऊपर है, मान लूँ मैं ए यहाँ है और किसके ऊपर है वो ई के ऊपर है, परंतु सी के नीचे है। तो ये परंतु शब्द आया है, ये किसके लिए आया है, ए के लिए। ये लाइन मैंने समझाई ना अभी कि भाई किंतु परंतु तथा और में पर वगैरह जो शब्द आते हैं वो क्या है पहले पर्सन के लिए। तो यहाँ पहला पर्सन कौन है ए है, तो मैं कहूँ ए से वो परंतु, परंतु का मतलब ए सी से नीचे, मतलब ए है जो वो सी से नीचे है, तो ये ए है जो सी से नीचे है, ठीक है। परंतु पहले व्यक्ति के लिए होता है, तो वो पहले व्यक्ति के लिए कह रहा है कि पहला व्यक्ति सी से नीचे है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, बी मध्य में है, बी मध्य में है। अब लेकिन मैं अभी बी मध्य में कैसे मान लूँ, अब मुझे पता ही नहीं है मध्य यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ कहाँ आएगा मध्य, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ साइड में, बी मध्य में है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के नियम से हम वही बात कर रहे हैं, वे बी का हमें पता ही नहीं है, इन तीनों से कोई संबंध बी का नहीं बताया है, तो हम बी को अभी साइड में लिख देते हैं क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हुआ है। फिर आगे बात करें हम, जी ए तथा बी के बीच में है, जो जी है वो ए तथा बी के बीच में है। अब जो जी है ए तथा बी के बीच में है, तो मैं कहूँ ए तो मुझे नज़र आ रहा है लेकिन बी मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और ए और बी के बीच में कौन है जी है, तो मैं कहूँ यहाँ पर क्या मैं बना दूँ बी और यहाँ क्या बना दूँ मैं जी। तो ए तथा बी के बीच में कौन आ गया है भाई जी आ गया है, ठीक है भाई। ई बी तथा एफ के बीच में है, जो ई है वो बी तथा एफ के बीच में, बी तो मुझे नजर आ रहा है तो नीचे क्या बना दूं एफ बना दूं, तो ये ई है जो बी और एफ के बीच में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ो देखिए, तो अगर एफ ई तथा डी के बीच में है, अगर एफ ई तथा डी, ई मुझे दिख रहा है तो यहाँ क्या बना दूं मैं डी के बीच में है, तो सी डी में सबसे नीचे कौन खड़ा है, तो सी डी में सबसे नीचे, एक बार ये भी अपना चेक कर लेते हैं बी मध्य में है भी या नहीं है, तो मैं कहूँ 1 2 3 और 4 और ऊपर से 1 2 3 और 4, यानी कि ये मध्य में है, सही बात है। तो अपना ये भी सही हो गया, और हमें नीचे से देखना है तो नीचे से कौन है डी, डी सबसे नीचे है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन कि डी सबसे नीचे है। तो बहुत बढ़िया सवाल है, कनेक्टिविटी के माध्यम से सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। और ए ई के ऊपर है परंतु सी के नीचे है, तो मैं कर रहा हूँ परंतु तथा और में, लेकिन ये सभी वर्ड किसके लिए होते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, ये भी आपके काम आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो 6 लड़कियां हैं जो एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके खड़ी है, तो मैं कहूँ जो 6 लड़कियां हैं वो वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके खड़ी है, तो हम 6 लड़कियों के हिसाब से यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये जैसे मान लो 6 लड़कियां हैं, ठीक है। अब और ये 6 लड़कियां केंद्र में मुँह करके खड़ी है, सभी का मुँह किधर है केंद्र की ओर है, ये केंद्र की ओर मुँह कर दिया मैंने, ठीक है। बी वी के बाईं ओर है, जो बी है वो वी के बाईं ओर है, तो मैं बी बना दूं, और बी किसके बाईं ओर है वी के बाईं ओर होने का मतलब क्या है मैंने समझाया था घड़ी की दिशा में, तो ये वी के बाईं ओर है तो ये बाईं ओर आ गया है, और ये बी घड़ी की दिशा में है, सही बात है, वी के घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी ऐसे चलती है यानी बाईं ओर, बी वी के बाईं ओर है। आर बी और एम के बीच में है, आर जो है वह बी और एम के बीच में है, तो ये बी और एम यहाँ बना दूँ, इन दोनों के बीच में कौन है आर है भाई। फिर आगे देखो जे वी और एन के बीच में है, जो जे है वो वी और एन के बीच में है, तो ये एन बना दूँ, और ये मैं कहूँ ये एन और वी के बीच में कौन आ गया है जे आ गया है, ठीक है भाई। एम के बाईं ओर कौन खड़ा है, तो ये एम के बाईं ओर, मैं कहूँ बाईं ओर का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, क्या होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज की मैं कहूँ बाईं ओर कौन खड़ा है एन खड़ा है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा एन। ऐसे ही मैं सेकंड सवाल पूछ लूँ इसी में, क्योंकि ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं कहूँ सेकंड सवाल, तो मैं कहूँ वी के सामने कौन है, वी के सामने कौन है, तो वी के सामने कौन है भाई, मैं कहूँ वी और वी के सामने एम है, तो अपना सवाल क्या हो जाएगा एम। मैं कहूँ बी के दाईं ओर सेकंड कौन है, जैसे कि सवाल आ गया आपके बी के दाईं ओर सेकंड कौन है, बी के दाईं ओर सेकंड कौन है, तो बी के दाईं ओर सेकंड कौन है ये बी है, और दाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज,
तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्या आ गया जे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जे। तो इस प्रकार 2 या 3 सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो एक सवाल था, 2 सवाल मैंने और दे दिए हैं। तो इस सवालों को आप बहुत आसानी से इस तरह से कर सकते हो। बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल आते नहीं है BSTC CET या ऐसे एग्जामों में PTET में, ठीक है। तो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति RXLMAT वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके खड़े हैं। तो 6 व्यक्ति, तो मैं कहूँ वापस 6 व्यक्ति बनाने हैं और 6 व्यक्ति कैसे देख रहे हैं, वृत्त के केंद्र की ओर। तो ये हम बात करें सभी का जो मुख है वृत्त के केंद्र की ओर है। X और M के बीच L खड़ा है। मैं कहूँ X और M के बीच क्या है, L खड़ा है। तो X और M के बीच L खड़ा है। अब हमें क्या पता भाई X इधर है या इधर है, हमें तो इतना कहा गया है X और M के बीच L खड़ा है। तो मैं कह दूं यहाँ पर M भी हो सकता है और इधर क्या हो सकता है, X हो सकता है। तो X और M के बीच L खड़ा है। तो आप 2 चित्र ना बनाकर एक ही चित्र में डबल डबल नाम लिख दो, तो इससे क्या कभी आपकी समय की बचत होगी। यदि आप चाहो तो 2 चित्र बना लो, एक चित्र में XM लिख लो, एक चित्र में MX लिख लो, ठीक है। उससे भी आपका जो चित्र गलत हो जाए बीच में उसको छोड़ देना, जो चित्र सही है उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो X और M के बीच L खड़ा है, M और T के बीच A खड़ा है। मैं कहूँ M और T के बीच, ये M हो और यहाँ क्या मान लूँ मैं T, इसके बीच क्या खड़ा है, A खड़ा है, ठीक है। R और L के बीच X खड़ा है, R और L के बीच, यहाँ क्या मान लूँ मैं R और ये L है, यहाँ क्या खड़ा है, X। अभी मैं इनको सही मान रहा हूँ ना, ठीक है। फिर आगे देखो A अब M के बाईं ओर है। जो A है वो किधर है, M के बाईं ओर है। तो ये A है जो क्या M के बाईं ओर है, नहीं भाई ये तो दाईं ओर आ गया। तो इन दोनों को क्या मान लो, गलत, ठीक है। इन दोनों को क्या मान लो, गलत। अब देखो इसका जो नया डायग्राम होगा तो वो क्या है, मान लो कभी ये M है और ये X है। तो सही क्या है, इधर M होगा इधर X होगा। तो मैं कहूँ अब M और X अपने पास फिक्स हो गए, तो उनके हिसाब से भरो भाई। M और T के बीच A खड़ा है, तो M इसको माना और T इसको माना, तो यहाँ पर क्या होगा, A खड़ा होगा। M और T के बीच A खड़ा है। R और L के बीच, तो R और L के बीच, तो यहाँ क्या मानना पड़ेगा, R और L के बीच कौन खड़ा है, X खड़ा है। इस X को आपने अब सही मान लिया और इस M को मान लिया, ठीक है। फिर आगे हम बात करें कि A अब M के बाईं ओर और T के दाईं ओर खड़ा है। तो A है जो M के बाईं ओर, तो सही बात है A M के बाईं ओर खड़ा है। हाँ भाई हमने अब A M के बाईं ओर कर दिया है। तो R के बाद कौन खड़ा है, R के बाद कौन खड़ा है, तो मैं कहूँ R के बाद या R के बाईं ओर, यहाँ मान लो बाईं ओर होना चाहिए। बाईं ओर कौन खड़ा है, क्योंकि बाद का मतलब क्या समझे भाई, आगे से या पीछे से। तो बाईं ओर कौन खड़ा है, तो मैं कहूँ R के बाईं ओर, ये R का क्या है, बायां, क्योंकि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जैसे R के बाईं ओर कौन खड़ा है, M खड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D ऑप्शन, R के बाईं ओर M खड़ा है। यदि आप चाहो कभी एक ही चित्र में मैं दोनों को एक्सचेंज नहीं करना चाहता हूँ, 2 चित्र बनाना चाहूँ, तो 2 चित्र भी बना सकता हूँ। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो इधर जैसे कि हम बात करें कि एक डायग्राम ऐसे और एक डायग्राम हमने पास में बना दिया। देखो इनमें भी 6 व्यक्ति है, वो के वही इसमें भी 6 ही है। अब 2 क्यों बना रहे हैं उसका भी अभी पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ केंद्र की ओर मुख करके खड़े, ठीक है भाई। X और M के बीच L खड़ा है, X और M के बीच L खड़ा है। यहाँ में मान लो M इधर है और X इधर है, बीच में कौन खड़ा है, L खड़ा है, ठीक है। M और T के बीच A खड़ा है, M और T के बीच A खड़ा है, M और T के बीच A खड़ा है, M और T के बीच A खड़ा है। दोनों में हमने सेम चीज़ फॉलो की। आगे देखो R और L के बीच X खड़ा है, R और L के बीच X खड़ा है, R और L के बीच क्या खड़ा है, X खड़ा है। A अब M के बाईं ओर, A अब M के बाईं ओर है। देखो ये जो A है M के किधर होना चाहिए था, बाईं, जबकि ये क्या है, दाईं ओर। यानी कि ये चित्र अपना गलत है। जबकि यहाँ देखो A है जो M के किधर है, बाईं ओर है, तो ये चित्र अपना सही है। तो इस चित्र को हम सही मान लेंगे, ठीक है। अब हमें कहा गया R के बाद कौन खड़ा है, तो R के बाईं ओर कौन खड़ा है, तो R के बाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज। तो मैं कहूँ क्लॉकवाइज कौन खड़ा है, तो R के बाईं ओर कौन खड़ा है, तो R के बाईं ओर कौन खड़ा है, X खड़ा है। तो आपका आंसर क्या है, X है, ठीक है। पिछले सवाल में शायद हमने गलती कर दी, वो R के बाईं ओर क्या होना चाहिए, X खड़ा होना चाहिए, ठीक है।
तो सही है x, पिछली बार शायद x और यहाँ m था और यहाँ x था, तो ये वाला हमने गलत मान लिया था। तो वो अपना r के हिसाब से देखें तो वो क्या होना चाहिए, r इधर था, उसके हिसाब से देखें तो x खड़ा था। पिछले सवाल में यहाँ r था तो r के बाई ओर x खड़ा है। अभी इस सवाल से हिसाब से देखें तो r के बाई ओर कौन खड़ा है, x खड़ा है, तो अपना आंसर क्या है, x है। ठीक है, इस हिसाब से हम कर सकते हैं सवालों को। बहुत बेसिक सवाल है, आसानी से इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलो इतने ही सवाल थे, 5 सवाल है तो ज़्यादा सवाल हमने लिए नहीं है। बहुत ही एक ही सवाल से वैसे 3-3 या 4-4 सवाल पूछे जाते हैं, 3-3 या 2-2 सवाल पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। तो आपको कोशिश करनी है कि भी चित्र एक ही बार में सही करना है। होती कोशिश कि भी आपको लगता है कि भी सवाल को कम समय में और एक ही बार में सही करना, तो आप डबल चित्र बना लो। डबल चित्र के हिसाब से एक चित्र गलत हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक चित्र सही चलेगा, तो उसको आप सही मान लेना। और आप ही चाहो कभी एक ही चित्र में नाम में डबल डबल लिख लूँ, कभी उनके हिसाब से कभी जहाँ मेरा सही बैठेगा मैं उसके हिसाब से जो गलत होगा उसको गलत कर लूँगा, सही होगा उसको सही कर लूँगा। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब हम बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।